तो इतिहासों में कई यादों को समेटे हुए आज का दिन अगर आप याद करेंगे तो वाकई में अविश्वसनीय है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप देख रहे हैं, परेड की सलामी ले रहे हैं। तो कर्तव्य पथ दिल्ली में भी धूमधाम से जश्न मनाया जा रहा है। इधर इंदौर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देश आज 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। सीएम मोहन नेहरू स्टेडियम कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इंदौर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो सीएम मोहन नेहरू स्टेडियम कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, परेड की सलामी ले रहे हैं। उधर दिल्ली में भी भव्य तैयारी है। तो अलग अलग जगह से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गणतंत्र दिवस के भव्य समारोह की। तो देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम देखी जा रही है। ये इंदौर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और बड़े ही उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस को मनाया जा रहा है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से तस्वीर आप देख रहे हैं। सीएम साय परेड की सलामी लेते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तिरंगे के रंग के गुब्बारे आसमान में छोड़े हैं। उधर दिल्ली में भी भव्य तैयारी है। तो अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू किया गया। भारत एक गणराज्य बने लंबा समय हो गया है। तो भारत की स्वतंत्रता की कड़ी मेहनत, संविधान की महत्ता को आप समझ सकते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। तो उधर दिल्ली में राजपथ पर भव्य परेड का आयोजन की तैयारी है। भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना के वीर जवान करतब दिखाते हुए नजर आएंगे। देखें आप तस्वीरें, खुले आसमान में तिरंगे के रंग नजर आ रहे हैं। तो आज देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। ये देखिए आप तस्वीरें, खुले आसमान में तिरंगे के रंग नजर आ रहे हैं। सीएम मोहन ने आसमान में तिरंगे के रंग के गुब्बारे छोड़े हैं। तो ये तस्वीरें, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम मोहन नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सीएम साहब भी छत्तीसगढ़ में गणतंत्र दिवस के मौके पर कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए नजर आए। अरे तुम नहीं जाते हैं क्या? ठीक है, तो मैं ये दे रहा हूँ। के नेतृत्व में उन्होंने अपने मुख्य अतिथि महोदय को सलामी दी और बड़े गर्व के साथ उन्होंने स्वीकार किया और साथ ही साथ आने वाले दिनों के लिए उन्होंने शुभकामनाएं प्रदान की। प्लेटफॉर्म नंबर 12 संध्या दिन गाइड अम्बिका मिशन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तिरहुपेड़ा में अपने नेतृत्व पूरी टीम के साथ उन्हें सलामी दी और उन्होंने स्वीकार किया। प्लेटून कमांडर 13 गाइड अनुप्रिया कोट्टा उर्दू लाइन 10 हायर सेकेंडरी स्कूल अंबिकापुर, उन्होंने सलामी दी और महोदय ने स्वीकार किया। इस तरह परेड की 3 टुकड़ों में अंतिम खंड की प्लेटून कमांडर 14 गाइड पुष्परानी शासकीय कन्या शिक्षा परिषद पूरी टीम के साथ उन्होंने अपने मुख्य अतिथि महोदय को इन आशाओं के साथ उन्हें सलामी दी कि आने वाले समय में हम बालिकाओं का भविष्य और उज्जवल होगा। ऐसी कामनाओं के साथ दर्शक के 3 जमीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का वाहन
76वें गणतंत्र दिवस की थीम स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, समृद्ध विरासत और विकास यात्रा का उत्सव मना रहा है संपूर्ण भारत। और समय समय माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन दर्शक दीर्घा की ओर से गुजरता हुआ विशिष्ट दर्शक दीर्घा की ओर और विशिष्ट दर्शक दीर्घा से उन शहीदों के परिजनों की दीर्घा जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी इस देश के लिए। और इसके पश्चात अति विशिष्ट दर्शक दीर्घा की ओर शने शने माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन। देखो आज सजी है महफिल अमन चाहने वालों की, भारत माता के चरणों में शीश चढ़ाने वालों की। असाधारण है ये जवान जो सामने आज के इस अभियान तैयार के लिए अपने आप को तैयार किए हैं। हजारों में से चयनित होकर के उपस्थित आज के इस दिवस के लिए। अली सरदार जाफरी की वो पंक्तियां, गरजती हैं तोपे गरजने दो इनको, दुहुल बज रहे हैं तो बजने दो इनको, जो हथियार सस्ते हैं सजने दो इनको, बढ़ेंगे अभी और आगे बढ़ेंगे। उत्तरोत्तर प्रगति के नवीन सोपान गढ़ता हुआ मेरा भारत आज पूरे विश्व पटल पे अपनी ख्याति अर्जित कर रहा है। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जिया मेरा भारत। यह नीलकंठ ऐसा नीलकंठ जिसने स्वयं विष पीकर पूरे विश्व को अमृत दान दिया। विश्व में आज हमारे भारत की गौरव गाथा गूंज रही है। हमें गर्व है अपने पहचान पर और गर्व है कि हम सब हिंदुस्तानी। शांति, प्रेम, शिक्षा और सर्वोत्तम स्थान लिए मेरा भारत आकाश सा बलवान और यह धरती अत्यंत धैर्यवान और हमारा इतिहास हमारे मस्तक पर लिखा जा रहा है। हम कामना करते हैं कि आज यह हमारा भारत सत्यम शिवम सुंदरम और कभी वंदे मातरम तो कभी ठुकराए लोगों की शरणा स्थली बन जाता है। और ऐसी कामना के साथ हमारा भारत हितोपदेश और कर्म योग को पूरी दुनिया में दिखाकर, जिसने खुद कभी अपना पराया सीखा नहीं, ऐसी कामनाओं के साथ गणतंत्र दिवस की अनंत शुभकामनाएं। शहीदों के परिजनों के सम्मुख से गुजरता हुआ माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन और अभिवादन स्वीकार किया। माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने बहुत ही कृतज्ञता के साथ शहीद परिवारों को, और अब धीरे धीरे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन अति विशिष्ट दर्शक दीर्घा की ओर जाता हुआ। जैसे कह रहे हैं हमारे अतिथि महोदय, इन शहीदों की शत शत नमन भारत भूमि को, अभिनंदन। इस भारत भूमि का ये पावन धरती हम सब पे शक्ति का संचार करती है और बलिदान की भावना को यूं ही भरती है। अनंत शुभकामनाओं के साथ आज प्रांगण पर आपका अनंत स्वागत। अभिनंदन महोदय, आपके आगमन से हम सब में उत्सव का संचार हो रहा है। 76वां गणतंत्र देश मना रहा है। इसको 26 जनवरी के लिए ये भारत की आन बान का दिन है। आज हर भेदभाव खत्म हुआ, कहते इसे संविधान का दिन है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन। मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के मंगल अवसर पर आप सब हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। राष्ट्र के जन गण मन में देशभक्ति और देश के लिए गर्व का भाव सशक्त हो रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व गुण के फलस्वरूप यह संभव हुआ है। आज संपूर्ण विश्व में भारत की गरिमा और साख बढ़ रही है। गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ पर राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए शहीद राष्ट्रभक्तों और ज्ञात अज्ञात सेनानियों के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि। आज संविधान निर्माताओं के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिन है। संविधान सभा में मध्य प्रदेश के महू नगर में जन्मे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के नाते अविस्मरणीय भूमिका रही है। हमारा संविधान गौरव और स्वाभिमान के साथ हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का बोध भी कराता है।
संविधान दिवस के माध्यम से हमारा राष्ट्र संविधान की महिमा को एक उत्सव के रूप में मनाता है। गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ पर यह बताते हुए प्रसन्नता है कि एक वर्ष में प्रदेश के चहुमुखी विकास के साथ प्रदेश की जनता के हित में जन सहयोग से जो कार्य हुए हैं उनसे मध्य प्रदेश विकसित राज्य के रूप में पहचान बना रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की मंशा अनुसार विकसित भारत के लिए विकसित मध्य प्रदेश की हमारी यात्रा निरंतर चल रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में 17 दिसंबर 2024 को जयपुर में इस परियोजना का त्रिपक्षीय अनुबंध हुआ है। परियोजना के माध्यम से कुल 6,73,000 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा। प्रदेश की भीतर भी नदी जोड़ो अभियान को क्रियान्वित करने की दिशा में उल्लेखनीय काम प्रारंभ हुए हैं। नदी जोड़ो अभियान हमारे अपने प्रदेश के राज्य के अंदर भी और राज्य के बाहर भी दोनों तरफ से समान रूप से किया जा रहा है। राज्य के बाहर पार्वती, काली सिंध, चंबल परियोजना जो राजस्थान के साथ हमारा 20 वर्ष से ज़्यादा समय से उलझा हुआ मसला था, उसको सुलझा करके हमारे देश के राज्यों के अंदर सौहार्दपूर्ण वातावरण का एक नया अध्याय गढ़ने का प्रयास हुआ है। इसी प्रकार से बुंदेलखंड की धरती को केन बेतवा लिंक योजना के माध्यम से गणतांत्रिक परंपराओं की अपनी ऐतिहासिक जड़ों और अपने श्रेष्ठ संविधान को के भूते लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत अविचल खड़ा ही नहीं है, अपितु निरंतर तरक्की के नए शिखरों को छू रहा है। भारत का संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। यह वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित है। इसे एक ऐसे राष्ट्र के नागरिकों ने तैयार किया है जिनकी भावनाओं के मूल में विश्व बंधुत्व और मानव कल्याण की सोच है। हमारी आजादी की लड़ाई की सोच हमारे संविधान में पूरी तरह से झलकती है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में जब हमारे छत्तीसगढ़ से संविधान निर्मात्री समिति के सदस्य संविधान तैयार कर रहे थे, तब निश्चय ही उनके सामने बाबा गुरु घासीदास जी के समता मूलक संदेश, शहीद वीर नारायण सिंह जी के संघर्ष की गाथा और पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का छुआछूत विरोधी संघर्ष जैसे आदर्श रहे होंगे। इन सभी के विचारों को बाबा साहेब ने अंतिम ड्राफ्ट के रूप में बहुत सुंदरता से पिरोया था। इस गणतंत्र की धरोहर को सुरक्षित रखने और सहेजने संवारने की जिम्मेदारी हमारी और भावी पीढ़ी के हाथों में है। हमारा गणतंत्र हमें सत्यमेव जयते की सीख देता है। मुंडकोपनिषद का यह सूत्र वाक्य हमें बताता है कि अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अंततः विजय सत्य की ही होती है। हमारे गणतंत्र की इस भावना की विजय हमने गंभीर नक्सलग्रस्त इलाकों में देखी है। इन इलाकों में माओवाद ने अपनी हिंसक विचारधारा से न केवल मध्य प्रदेश सरकार ने 4 मिशन युवा शक्ति, गरीब कल्याण, किसान कल्याण और नारी सशक्तिकरण प्रारंभ करने का निर्णय किया है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर किया गया है। यह मिशन युवाओं के स्वप्न साकार होने का माध्यम तो बनेगा ही, साथ समाज में सकारात्मक और अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए भी प्रेरित करेगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और क्षमता संवर्धन, उद्यमिता को प्रोत्साहन और रोजगार, सामाजिक पहल, सामाजिक सद्भाव इस मिशन के प्रमुख स्तंभ है। सरकार 5 वर्ष में युवाओं के लिए 2,50,000 सरकारी नौकरियों में भर्ती करने का लक्ष्य रख रही है। युवा खिलाड़ियों के लिए प्रदेश के सभी 55 जिलों में खेल स्टेडियम निर्माण करने का निर्णय हमारी सरकार के द्वारा लिया गया है। गरीब कल्याण का मिशन
गरीब और वंचित वर्ग को सामाजिक सुरक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। यह मिशन मुख्यतः 3 घटकों यथा बहुआयामी गरीबी इंडेक्स में सुधार, आजीविका सुदृढ़ीकरण और विद्यमान संगठनों के सशक्तिकरण पर केंद्रित है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीबों के पक्के घर का सपना प्रधानमंत्री आवास योजना से साकार हो रहा है। योजना में प्रदेश के 36 लाख ग्रामीण और 8 लाख से अधिक शहरी परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया गया है। केंद्र सरकार द्वारा का हौसला और जनता का संकल्प मिल जाता है तो कोई भी हिंसक विचारधारा नहीं टिक सकती। बस्तर में माओवाद अब अंतिम सांसें गिन रहा है। शीघ्र ही बस्तर पूरी तरह से नक्सल आतंक से मुक्त हो जाएगा। आतंक से मुक्ति के साथ ही बस्तर में नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्रों में विकास की राह खुल गई है। इसका माध्यम हमारी सरकार द्वारा चलाई जा रही नियत नीलानार योजना बनी है। अरसे बाद स्कूलों में घंटियां गूंजी, पानी बिजली का पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित हुआ, आधार कार्ड बने और आयुष्मान कार्ड भी बन गए। बस्तर अब उमंग से भरा हुआ है। हमने यहाँ बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया। पूरे बस्तर से 1,65,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इनमें नक्सल हिंसा से प्रभावित परिजन भी थे, आत्मसमर्पित नक्सली भी थे और नक्सल हिंसा में अपने अंग गंवा चुके दिव्यांगजन भी थे। खेलों के इस महाकुंभ में खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। हम सबके लिए यह बहुत भावुक क्षण था। बस्तर ओलंपिक नए बस्तर की पहचान बन गया। किसान परिवार से आने वाले लोगों ने खेती का वो वक्त भी देखा है जब कड़ी मेहनत से धान उपजाने के बाद मंडियों में किसान भाई धान लेकर जाते थे तो औने पौने में धान बेचकर आना पड़ता था। बहुत मुश्किल से परिवार चलता था। खरीफ फसल के बाद उनके पास दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता था। श्रद्धेय अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया तो धान की खरीदी की व्यवस्था भी आरंभ हुई। धान के कटोरे में कोई भी भूखा न सोए, इसके लिए मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना भी आरंभ हुई। यह काम इतने व्यवस्थित तरीके से हुआ कि छत्तीसगढ़ जाएगा तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश के सिंचित रकबे को अगले 5 वर्ष में 50 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 1,100 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा है। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से MOU हुआ है। वर्तमान में प्रदेश के लगभग 6,000 गांवों में प्राथमिक दुग्ध समितियां हैं। प्रदेश के समस्त गांवों के लिए दुग्ध समितियों को गठन करने का लक्ष्य हमारी सरकार ने रखा है। सांची ब्रांड को और मजबूत किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में देश के कुल दूध उत्पादन को बढ़ाकर 20% तक करने का भी हमारी सरकार ने लक्ष्य रखा है। सरकार का प्रयास मध्य प्रदेश को देश की डेयरी कैपिटल बनाना है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अनुबंध से राज्य के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के माध्यम से सहकारी प्रणाली भी सशक्त होगी। प्रदेश के सभी जिलों में गौशालाओं का सुचारू संचालन होगा। प्रदेश के बड़े नगरों में आधुनिक गौशालाओं का निर्माण किया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ग्वालियर में 10,000 से अधिक गायों की एक सक्षम आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का प्रारंभ हम करा चुके हैं। धीरे धीरे करके हमारे राज्य के बड़े नगर निगमों में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर इत्यादि स्थानों पर भी इसी प्रकार की गौशालाएं बनाने का निर्णय हमारी सरकार के द्वारा करवाया गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पशुपालकों और किसानों को गोपालन प्रोत्साहन देने के लिए 10 गाय से ज्यादा पालने पर सरकार अनुदान देने का विचार कर रही है। पंजीकृत गौशालाओं में भी प्रति गोवंश मिलने वाली 20 रुपये आहार राशि बढ़ाकर 40 रुपये करने का हमारी सरकार के द्वारा निर्णय किया गया है। इसी प्रकार से मछुआरा बंधुओं को
मत्स्य का ड्रोन मिनटों में कर देता है। आपने इधर के वर्षों में देखा होगा कि जलवायु परिवर्तन तेजी से हो रहा है। कभी मानसून विलंब से आता है तो कभी असमय बारिश हो जाती है। इस बड़े संकट से निपटने के लिए पुख्ता तैयारी भी हमने की है। हमने ऐसे बीज तैयार किए हैं जो क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटने में सक्षम हैं। एफपीओ के माध्यम से किसानों के लिए नए उद्यम के रास्ते हमने खोल दिए हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि हमें किसानों की आय दोगुनी करनी है तो पशुपालन को बढ़ावा देना होगा। हम सबने सहकारिता में अमूल का प्रयोग देखा है। भारत में एनडीडीबी अर्थात नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से अमूल के रूप में श्वेत क्रांति की, छत्तीसगढ़ में भी श्वेत क्रांति की राह हमने खोल दी है। बीते महीने हमने एनडीडीबी के साथ एमओयू किया है। इस एमओयू के माध्यम से छत्तीसगढ़ दुग्ध महासंघ से जुड़ी समितियों को तकनीकी जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभी प्रदेश में दुग्ध उत्पादन के लिए 621 सहकारी समितियां काम कर रही हैं। अब 3200 नई सहकारी समितियां बनेंगी। इस एमओयू के पश्चात 1.25 लाख से अधिक किसान दूध उत्पादक समितियों से तो जुड़ेंगे ही। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि हमारे बच्चों के भोजन में दूध के रूप में प्रोटीन अधिक मात्रा में शामिल होगा। हमारी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के आदर्शों के अनुरूप नागरिकों की आजीविका बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी धरती रत्नगर्भा है। खनिज संपदा के मामले में छत्तीसगढ़ अतुलनीय है। कोयले और लोहे के उत्पादन में हम देश में दूसरे स्थान पर हैं। देश के बॉक्साइट भंडार का 20% हमारे यहाँ है। सारी दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपना रही है और भारत भी इसमें पीछे नहीं है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी के लिए लिथियम की जरूरत होती है और इसके भंडार हमारे कोरबा, सुकमा और बस्तर जिले में है। इन खनिज संसाधनों का दोहन राज्य के आर्थिक विकास के लिए हो, इस जरूरत को पूरा करने हमारी सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है। आज छत्तीसगढ़ में कहीं भी चले जाइए, शानदार चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर से आपका स्वागत होगा। रांची, हैदराबाद और विशाखापट्टनम जैसे शहरों से छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो जाएगा तो यह कनेक्टिविटी अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच जाएगी। केंद्र सरकार ने हमारे राज्य में सड़क अधोसंरचना को बेहतर करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के कार्यों की घोषणा भी की है। बिजली उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ सरप्लस स्टेट है। ये सारी बातें छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं को बेहद आकर्षक बनाती हैं। इतने बेहतर वातावरण में यदि निवेश के इच्छुक उद्यमों को अनुदान सहित अनेक सुविधाएं मिले तो उनके लिए यह सोने पर सुहागा है। हमारी नई उद्योग नीति ने यही कार्य किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अंतर्गत जरूरी सुधार किए गए हैं। सिंगल विंडो 2.0 से एनओसी की दिक्कत बिल्कुल दूर हो गई है। हमारा फोकस यह है कि स्थानीय लोगों को अधिकतम संख्या में रोजगार मिल सके। 1000 से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार देने वाले उद्यमों के लिए हम विशेष अनुदान दे रहे हैं। नई औद्योगिक नीति में हमने इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहन दें जिनके लिए छत्तीसगढ़ की विशेषताओं के अनुरूप आगे बढ़ने की भरपूर संभावनाएं हों। क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से निपटने के लिए मोदी जी ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। इससे कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली टेक्नोलॉजी अर्थात ग्रीन उद्यमों के लिए बड़ी संभावनाएं बनी है। नई उद्योग नीति में हमने इसके लिए निवेश प्रोत्साहन पैकेज रखा है। छत्तीसगढ़ में उद्यमी अब ग्रीन स्टील की ओर फोकस कर रहे हैं। नई उद्योग नीति से इसके लिए बेहतर वातावरण बन रहा है। इस बात का अनुमान है कि अगले 5
वर्षों में प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा और इसके चलते 5 लाख नए रोजगार सृजित होंगे। हम अटल नगर नया रायपुर को आईटी हब के रूप में तैयार कर रहे हैं और तेजी से आईटी कंपनियां यहाँ गैर अपराधीकरण किया गया है। सतत टिकाऊ तेज गति से विकास के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में पिछली बार की तुलना में 16% से अधिक प्रदेश का बजट अर्थात 3,65,000 करोड़ रुपए का किया गया है, जिसको आगामी 5 वर्ष में 2 गुना करने का हमने लक्ष्य रखा है। प्रदेश में अब प्रति व्यक्ति आय भी बढ़कर के 1,42,000 से अधिक हो चुकी है। ई पंजीयन, ई स्टाम्पिंग के माध्यम से संपत्ति की रजिस्ट्रेशन करने का नया अभियान प्रारंभ किया है, जिसके माध्यम से 2024 में राजस्व महाअभियान के माध्यम से लगभग 30 लाख, द्वितीय चरण में लगभग 50 लाख राजस्व प्रकरणों का भी निराकरण किया गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना में 88% कार्य पूरा होने की सराहना की है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने इस योजना में मध्य प्रदेश के 15,63,000 से अधिक हितग्राहियों को ई संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज आधुनिक और बेहतर शिक्षा के लिए हमने हर क्षेत्र में पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज के आधार पर युवाओं को अपने सभी प्रकार की शिक्षा अपने जिले में मिले, ये अभियान हमने प्रारंभ किया है। मध्य प्रदेश में परंपरागत तकनीकी व्यावसायिक पाठ्यक्रम आधारित विश्वविद्यालयों का उनके कार्यक्षेत्र के अलावा भी कई और रोजगार परक कोर्स चालू करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए 17 शासकीय 13 निजी मेडिकल कॉलेज का संचालन प्रारंभ कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक तरफ 2003-04 में प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन एक ही वर्ष में हमने 3 मेडिकल कॉलेज चालू करते हुए आज की स्थिति में 30 मेडिकल कॉलेज आज हमारे मध्य प्रदेश में संचालित हो रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आने वाले 2 वर्षों में हम लगभग 24 मेडिकल कॉलेज और देने वाले हैं। अर्थात देश के अंदर मेडिकल कॉलेज की स्थापना में हम सबसे अग्रगण्य भूमिका निभाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना में अब तक 4 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित कर मध्य प्रदेश देश में सबसे आगे है। इसी प्रकार से 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को भी आयुष्मान योजना का लाभ दिलाने में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि मध्य प्रदेश देश में सबसे पहले एयर एम्बुलेंस चालू करने वाले राज्यों की श्रेणी में आज अपनी एक विशेष पहचान बना के खड़ा हुआ है। हाल ही में 2 दिन पहले हमारी एयर एम्बुलेंस के बलबूते पर हमने न केवल शरीर के अंगों का प्रत्यारोपण कराने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है, बल्कि गरीबों के प्रति हमारी भावनाओं को प्रकटीकरण का यह उदाहरण भी माना है, जिसके माध्यम से एयर सुविधा, एयर एम्बुलेंस के माध्यम से हम हर गरीब के जीवन को बचाने में अपनी सरकार का सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, एक तरफ जब एलोपैथिक कॉलेज हम बढ़ा रहे हैं, उसी समान दृष्टि से हम आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय को भी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पिछले वर्ष हमारी सरकार ने 11 नए आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खोलने की निर्णय की घोषणा की थी, जिसमें से 5 महाविद्यालय में निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति भी हमने जारी कर दी है। 1 वर्ष के अंदर ये 11 ही मेडिकल कॉलेज हमारे मध्य प्रदेश के लिए शुरुआत की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, जल जीवन मिशन में प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में नल से जल की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का लगातार प्रयास हमारा चल रहा है। प्रदेश के 17,000 से ज्यादा ग्रामों में सभी घरों में जल कनेक्शन दिए गए हैं। प्रदेश में लोक परिवहन, खास करके हमारा राज्य देश का एकमात्र राज्य था जिसका अपना राज्य परिवहन सरकारी व्यवस्था के अभाव में निजी व्यवस्थाओं के हाथों मजबूर था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि हम लोक परिवहन के प्रबंधन सरकार के माध्यम से कराते हुए सुदूर ग्रामीण से ग्रामीण
छोटे से छोटे स्थान तक भी इस परिवहन की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करते हुए आधुनिक व्यवस्थाओं के माध्यम से बड़े महानगरों को आधुनिक परिवहन की व्यवस्था के साथ साथ हम ग्रामीण लोक परिवहन के साधनों का भी उपयोग कराने जा रहे हैं। साथ ही साथ मेट्रो ट्रेन का मामला हो या इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन का मामला हो, भारत सरकार ने भी अद्वितीय रूप से मध्य प्रदेश का ध्यान रखते हुए हमारे लिए विकास के नए दरवाजे खोलने का काम किया है। भारत सरकार ने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की दृष्टि से भी 3,500 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। इंदौर अकेले में 350 करोड़ की लागत से एलिवेटेड और कई सारे काम भारत सरकार के माध्यम से मंजूर हुए हैं। भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर 4 लेन में अपग्रेड करने की अनुमति मिली है। प्रदेश में विमानन सेवाओं के विस्तार की दृष्टि से भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश वो राज्य है जो कम समय में भी काफी बड़े पैमाने पर हमारी विमानन सेवाओं का उपयोग राज्य की बेहतरी के विकास के लिए करने जा रहा है। रीवा एयरपोर्ट के संचालन के साथ हमारा राज्य एक साथ 6 एयरपोर्ट संचालित करने वाला 24 घंटे जहां हमारी विमान सेवा मिले ऐसे बड़े राज्य में अब शुमार हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ और भी कई स्थानों पर एक साथ हवाई पट्टी, छोटे छोटे ब्लॉक में हेलीपैड हमारी योजना का हिस्सा है, जिसके माध्यम से वर्तमान के दौर में हम सभी प्रकार के परिवहन के व्यवस्थाओं का उपयोग राज्य की बेहतरी के लिए करने की तरफ आगे बढ़े हैं। उज्जैन, इंदौर, देवास, धार को मिलाकर एक तथा भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़ को मिलाकर दूसरा को पूरा करने में मदद करती है। यह महिलाओं की अपनी निधि है, वो इसे अपनी इच्छा से खर्च कर रही हैं। कोई बहन इसे बच्चों की पढ़ाई में लगा रही है, कोई निवेश कर रही है, कोई माँ अपनी हवाई यात्रा का सपना पूरा कर रही है। सारंगढ़ के ग्राम दानसारा की माताएं बहनें अयोध्या धाम में श्री राम लला का मंदिर बनाने से अभिभूत थी। वो श्री राम का मंदिर अपने गांव में बनाना चाहती थी। सभी महिला एकजुट हुई, महतारी बंधन योजना से मिलने वाली राशि और चंदा इकट्ठा करके प्रभु श्री राम का मंदिर बनवा रही हैं। हम महिला स्व सहायता समूह को रेडी टू ईट फूड का काम सौंप रहे हैं। पहले चरण में 5 जिलों से इस काम की शुरुआत करेंगे। प्राचीन काल में हमारा देश विश्व गुरु था। इसका कारण हमारी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी। यह प्रणाली ज्ञान विज्ञान के साथ ही सांस्कृतिक मूल्यों की भी शिक्षा विद्यार्थियों को देती थी। अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने महसूस किया कि भारत में